लो भाई बब्बन, बन गई तस्वीर। जरा देखकर बताओ कैसी बनी है। अरे भाई मोहन, मेरी सलाह मानो तो तुम रहने ही दो। एक पेंटर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। खैर, आज शाम की गाड़ी से मैं शहर वापस जा रहा हूँ। कुछ जरूरी काम आ गया है। शहर से वापस आने के बाद तुमसे मिलता हूँ। मोहन अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा देता है और वहां से चला जाता है। फिर उसी रात अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। चारों तरफ डरावना माहौल बन जाता है। तभी मोहन की बनाई हुई पेंटिंग की वो औरत एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और पेंटिंग से बाहर आ जाती है। चुड़ैल घर के बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दो चोर लाला सुखीराम के घर से चोरी करके भाग रहे होते हैं। दोनों भागते भागते गांव के चौराहे के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक वो चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। अरे मर गया रे! ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि आज अमावस्या की रात है। आज हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ भाई बिल्ला, तुमने बिल्कुल सही कहा। जरा इसके दांत तो देखो, कितने बड़े हैं। चुड़ैल उन दोनों की तरफ बढ़ती है। अरे चुड़ैल दीदी, तुम चाहो तो ये सारे पैसे और जेवर ले लो, लेकिन हम दोनों को कुछ मत करना। पैसे और जेवर के लालच में तुम इंसान बिकते हो, हम चुड़ैल नहीं। तभी चुड़ैल उन दोनों चोरों को पुतले बना देती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब कोई मुझसे नहीं बच सकता। चुड़ैल अपने अगले शिकार की खोज में वहां से चली जाती है। गांव की दूसरी ओर जाने पर चुड़ैल को हरिया, बिरजू और बब्बन दिखाई देते हैं। आज संडे है, आज कपिल शर्मा शो देखने का दिन है। जोर से बोलो। आज संडे है। मैंने नहीं सुना। आज संडे है। आज कपिल शर्मा देखने का दिन है। हाँ, ये हुई ना बात। अरे ये कपिल शर्मा कौन है जो ये लोग उसे देखने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं? खैर, मुझे क्या, मैं अभी इन दोनों को मसाज चखाती हूँ। चुड़ैल तेजी से उड़कर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कपिल शर्मा शो बाद में देखना, पहले मुझे देख लो। बब्बन चुड़ैल को देखते ही पहचान जाता है। अरे ये तो तस्वीर वाली औरत के जैसी दिख रही है। मुझे अभी नहीं मरना है। अरे भागो रे! तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं। बब्बन तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन हरिया और बिरजू को चुड़ैल पकड़ लेती है और उन्हें पुतला बना देती है। फिर चुड़ैल बब्बन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन बब्बन उसे कहीं नहीं दिखाई देता। अरे वो मोटा तो बड़ा तेज भागता है, शायद उस तरफ गया होगा। बब्बन एक दीवार के पीछे छुपकर बैठ जाता है और चुड़ैल उसके सामने से आगे निकल जाती है। बाल बाल बच गया। अगली सुबह बब्बन सभी गांव वालों को सारी बात बता देता है। फिर उस चुड़ैल के डर से रोज शाम होते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था और कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। अरे ये क्या हो गया? इतनी देर से घूम रही हूं, अभी तक एक भी आदमी नहीं मिला। अरे कहाँ मर गए सबके सब? चुड़ैल वहां से चली जाती है।
इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मोहन गांव वापस आता है। बब्बन उसे बताता है कि उसकी बनाई तस्वीर से एक चुड़ैल बाहर आ गई है। मोहन समझ जाता है कि ये कोई आम कागज नहीं है। वो जो भी उस कागज पर बनाएगा वो असलियत का रूप ले लेगा। अरे मोहन भाई, अब तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है। मैं इस कागज पर उस चुड़ैल की एक ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जिसमें वो तपती धूप के नीचे खड़ी दिखाई देगी, और फिर जैसे ही सवेरा होगा वो चुड़ैल इस कागज से निकलकर बाहर चली जाएगी और सूरज की तेज धूप में जलकर राख हो जाएंगी। मोहन बिल्कुल वैसे ही तस्वीर बना देता है और जैसे ही सवेरा होता है वो चुड़ैल कागज से निकलकर बाहर धूप में चली जाती है और सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। और इस तरह चुड़ैल के जलते ही पुतले बने सभी लोग पहले की तरह इंसान बन जाते हैं। स्नेहा का सपना था कि उसे कोई बहुत ज्यादा समझदार और स्मार्ट पढ़ा लिखा लड़का मिले, लेकिन कहते हैं ना, जो भाग्य में होता है होता वही है। देख, मैं साफ कह रही हूँ, लड़की के बाप के पास भर भर के पैसा है। अरे एक बार लड़की ने तुझे पसंद कर लिया तो समझ के पैसे की तो नदियां भर जाएंगी, लेकिन फिर भी तेरी प्यास नहीं बुझेगी बेटा। अरे माँ, फ्रिज में मैंने 2 बोतल पानी की रखी है, और कैसे प्यास बुझेगी? अरे 5वीं फेल, मैं बात कर रही हूँ पैसों की प्यास की। तू गवाह नहीं समझेगा इस बात को। बस तुझसे लोगों की नौकरी करवा लो। वो क्या है ना आशीष की माँ, वो सीधा है, और जिसे तू लोगों की नौकरी बोल रही है ना, वो आशीष का प्यार है अपने लोगों के लिए, जिनसे वो प्यार करता है या जिनसे जुड़ा हुआ है वो। अरे जमाना नहीं रहा वो। अरे आज की डेट में तो ना बेटा माँ का है, ना ही पति पत्नी का। कैसे बात कर रही है माँ? चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ क्यों ना हो जाए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ना ही मैं आपको कभी धोखा दे सकता हूँ। अरे हाँ, ठीक है ठीक है। देख, लड़की को पढ़ा लिखा लड़का चाहिए तो वहाँ चुप रहना। जबान खोलेगा तो पता चल जाएगा कि 5वीं पास है। अरे तो पढ़ा देती ना आगे। माना सौतेली माँ हो, लेकिन दहेज की लालच तो अपने बेटे जैसी ही रख रही हो। पापा ऐसा मत बोलिए ना माँ को, वो मेरी माँ है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, कुछ नहीं कहता, बस तैयार हो जा, चलते हैं और देखते हैं कि कौन है लड़की और क्या चाहती है। सभी मिलकर लड़की देखने जाते हैं, जहाँ स्नेहा आशीष को देखकर ही इम्प्रेस हो जाती है। वाह कितना हैंडसम है, काश इससे मेरी शादी हो जाती, लेकिन पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है। स्नेहा, लड़का बहुत अच्छा है, बेचारी की माँ दूसरी है, लेकिन देख रही है ना, हीरा भी इतना चमकीला नहीं होगा जितना कि ये। स्नेहा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो आशीष से मिलती है, उसकी सादगी, उसकी बातें उसे भा जाती है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना पढ़ा लिखा लड़का मुझे मिलेगा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर स्नेहा और आशीष की शादी हो जाती है। शादी के बाद सासू माँ कहती है, अरे बेटा, वो तेरे जेवर मुझे दे दे, मैं संभाल कर रख दूंगी। स्नेहा, जो कि खुद भी एक समझदार लड़की थी, नहीं नहीं, मैं अपने जेवर नहीं दूंगी, उसके लिए तो मैंने पहले ही लॉकर खुलवा लिया था माँ जी। ये मेरी कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इसे रख लीजिए, वैसे मेरी अलमारी में जगह नहीं है ना। सास बेचारी नई नई बहू से क्या उलझती। सुनिए जी, मैंने आपके लिए खाना और नाश्ता बना दिया है, ऑफिस कब जाना है? कौन से ऑफिस में? मैं तो घर का सारा काम करता हूँ। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? इतना पढ़ लिख कर आप घर का काम क्यों करते हैं? कितना पढ़ लिख कर?
मैंने तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे 5वीं तक भी पढ़ लिया तो समझो मेरी कृपा से, वरना तो जो इसके लक्षण थे ना, क्या बताना। अच्छा आशीष, जरा बाहर जा और भाग कर टूथपेस्ट लेकर आ। सुबह से मंजन नहीं किया। और हाँ, फिर जाकर दुकान की सफाई कर देना। तेरा छोटा भाई दुकान पर जाने को तैयार हो रहा है। स्नेहा ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर उससे क्या गलती हो गई जो उसके साथ ऐसा हुआ। आशीष स्नेहा के पास जाता है। सुनो, तुमको तो मैंने पहली मुलाकात में ही बताया था कि स्नेहा आशीष की बात ही नहीं सुनना चाहती है। वो जोर से चिल्लाती है, चुप रहो बिल्कुल, गंवार कहीं के। कितना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। प्लीज ऐसी बात मत करो। मेरी पत्नी हो तुम, जैसे बोलोगी मैं वैसा करूंगा। मैं कोशिश करूंगा बाहर जाकर कोई काम ढूंढ लूं, पर प्लीज मत जाओ। चुप रहो गंवार कहीं के, मैं तुम्हारे जैसी की बीवी हो ही नहीं सकती। आशीष स्नेहा को लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने मायके चली जाती है। माँ चलिए ना, स्नेहा को मना कर लेकर आते हैं। अरे जाओ, बनाने जाए मेरी जूती। इतना घमंड, जैसे कलेक्टर हो कहीं की महारानी। अरे मैं तो तुझे कहूंगी कि तू भी भूल जा, हमने नहीं भगाया, खुद ही तो गई है। माँ वो बीवी है मेरी, मैं प्यार करता हूँ उससे। मैं जा रहा हूँ उसे लेने। वहीं स्नेहा के घर पर माँ वो तो कुछ काम ही नहीं करता, घर का नौकर है। 5वीं पास, मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ। माँ बेटा वो लड़का बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ मैंने हर किसी से सुनी है। तेरा पति है, अब तक एक गलत माँ के साथ रह रहा था। तू संवारेगी तो संवर जाएगा। तभी वहाँ आशीष आ जाता है। मुझे माफ कर दो स्नेहा, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे तुम्ही से सारी उम्मीद है। तुम जैसा कहोगी मैं करूँगा, पर प्लीज मेरे साथ रहो। सबके समझाने बुझाने के बाद स्नेहा आशीष के साथ घर आ जाती है। आ गई महारानी, अब आई हो और सच्चाई भी पता चल गई है, तो थोड़ा तमीज से पति के साथ घर देख, रसोई संभाल और हम सबकी सेवा कर। देखो, मैं अब इस घर में बंटवारा चाहती हूँ। जो मेरे पति का हिस्सा है वो उसे मिले, और वो आज से कोई काम नहीं करेंगे। हिस्सा ले लो, लेकिन कमाओगे क्या, खाओगे क्या, धूल मिट्टी। अरे तेरा पति किसी काम का नहीं है, वो तो मेरा बेटा कमा रहा है तो 2 रोटी मिल जाती है इसे। तभी वहाँ स्नेहा के ससुर आ जाते हैं। मैंने एक बंद फैक्ट्री को पहले ही आशीष के नाम कर दिया है, और घर के 2 तल्ले में 1 तल्ला ले लो। मैं तो आशीष के पास रहूंगा, वकील थोड़ी देर में आता ही होगा। अरे जाओ जाओ, 2 दिन में भूख से तड़प कर सब वापस आ जाओगे। बढ़िया आई बहू बेटे वाली। फिर क्या था, स्नेहा आशीष के साथ मिलकर बंद फैक्ट्री को खोलती है और मन लगाकर काम करती है। दोनों की मेहनत रंग लाती है और आशीष अपनी मेहनत से एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन एक दिन, अरे बहू बेटा आशीष, मुझे माफ कर दो। मैं भी अब तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। इस कमबख्त ने तो दुकान का बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो आशीष था जो सारा दुकान का काम संभालता था। बेटा हमारे पास तो अब खाने को भी नहीं बचा। माँ जी, इसे कर्म के फल कहते हैं। खैर, खाना है तो आपको और आपके बेटे को काम करना पड़ेगा, समझी? हे भगवान, अब ये दिन आ गए हैं कि बहू के साथ रहने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। बेटा आशीष, तू ही समझाना अपनी बीवी को। पता है ना मैंने तुझे कितने प्यार से पाला है। हाँ माँ, वो तो ऐसे ही बोल रही है आपको। अरे घर में कामकाज के लिए बहुत सारे नौकर चाकर है, आप आराम से रहिए माँ। स्नेहा आशीष का अच्छा और सरल सच्चा व्यवहार देखकर मन ही मन सोचती है, मेरा पति गवार ही सही, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। खूनी दुल्हन। आरती और विकास अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में रहते हैं। जर्नलिस्ट होने की वजह से विकास को बहुत बार काम के लिए देर रात तक ऑफिस में रहना पड़ता है, जिस पर ज्यादातर आरती जागकर उसका इंतजार करती रहती है। इसी तरह एक रात आरती विकास का इंतजार करते हुए घर की बालकनी में खड़ी होती है। इनकी जॉब तो जैसे मेरी सौतन बन गई है। मुझसे ज्यादा उसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं
और हम यहाँ इंतजार करते हुए मर जाएं। अपने आप से ये सब बोलते हुए आरती की नजर मोहल्ले के कोने वाले घर पर पड़ती है, जिसकी लाइट्स ऑन देखकर वो हैरान रह जाती है। ये इस घर की लाइट्स कैसे ऑन हो सकती है? यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे घर की खिड़की पर औरत की परछाई के साथ लाल चुन्नी दिखाई देती है, जिसे देख आरती डर से चिल्लाने लगती है। भूत! कोने वाले घर में भूत है। आरती की आवाज सुन उसके घर वालों के साथ मोहल्ले के लोग भी अपनी बालकनी में निकल आते हैं। अरे क्या हुआ? आधी रात में बावरों की तरह क्यों चिल्ला रही है? भूत! वहाँ भूत है। आरती की बात से सब उस घर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। भाभी जी, लगता है आपने सपना देखा होगा। मैं बालकनी में खड़ी होकर सोऊंगी क्या? बता रही हूँ, अपनी आंखों से देखा है। घर की लाइट्स ऑन थी और वहाँ किसी का साया भी था। अरे तुम अक्सर विकास भैया के इंतजार में देर रात तक जागती हो ना, क्या पता नींद पूरी नहीं होने की वजह से कोई भ्रम हुआ हो। मोहल्ले के सब लोग और आरती के सास ससुर उसे समझा ही रहे होते हैं कि अचानक उसी घर से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। आजा ओ मेरे प्रियतम आजा। आवाज सुन सब हैरानी और कंफ्यूजन से उस घर की तरफ देखने लगते हैं कि तभी उन्हें लाल जोड़े में औरत का साया वहां दिखता है, जिसे देख पूरा मोहल्ला सकते में आ जाता है। अरे ये तो कोई दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, भूत नहीं है। अरे फिर तो पक्का तेरी दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, वो तो मायके गई है। हद है, पहले इससे निपट ले, बाद में इस पर डिस्कशन कर लेना। बड़ा भ्रम बोल रहे थे ना, अब फटी ना सबकी। और नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता भाभी जी। भूत जैसा कुछ नहीं होता। या तो इस घर के मालिक यहाँ आ गए हैं, या फिर किसी ने खाली घर देख कर कब्जा कर लिया है। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। बात में लॉजिक मानकर सब बाहर इकट्ठा हो जाते हैं कि तभी विकास भी वहां पहुंच जाता है। क्या बात है? इतनी रात को पूरा मोहल्ला यहाँ कैसे? भूतिया दुल्हन की वजह से। क्या तुम्हारे अलावा भी कोई दुल्हन भूतिया हो सकती है? इस भूतनी का किस्सा निपटने दो, फिर तुम्हें अपनी भूतनी दिखाती हूँ। अब सारे लोग मिलकर विकास को पूरी बात बताते हैं, जिसे सुन वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सब डरते हुए उस घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। अकेले जाओगे? अरे नहीं नहीं, आप सबकी नकली भूतनी भी तो होगी ना मेरे साथ। कैसा मजाक कर रहा यार। रुक, मैं चलता हूँ साथ में। क्या मैं चलता हूँ? ये क्या गोवा घूमने जा रहे हैं जो मैं भी साथ चलता हूँ? कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं मेरे पास खड़े रहो। बहू सिचुएशन समझो। हाँ, घर जाकर सुना लेना। हे भगवान, मम्मी तुम किसकी मम्मी हो? ओ, इन्हें सब कुछ अभी करना है क्या? नहीं, यहाँ पंचायत बैठा देते हैं आपके परिवार के लिए। इस पर मामला शांत करके अब वो लोग इधर उधर से घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। उन्हें घर के अंदर लाल जोड़ा, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ चारों तरफ खून बिखरा हुआ दिखता है। इसे देखकर सबकी हवाइयां उड़ जाती है। भाई ये सब क्या है? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। आ गए मरने, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस नजारे के साथ सोने पर सुहागे की तरफ भूतनी की आवाज सुन वो सब तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। ये सब क्या था? अब हम क्या करेंगे? हमारे मोहल्ले में भूतनी आ गई जो सबको मारना चाहती है। ओ भाभी जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, भूतनी जैसा कुछ नहीं होता। मुझे तो पक्का यकीन है कि यहाँ किसी गलत इंसान ने गलत काम करने के लिए कब्जा कर लिया है और लोगों को घर से दूर रखने के लिए ये सब कर रहा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? फिल्मों में ऐसे ही तो दिखाते हैं। हे भगवान, ये फिल्म नहीं, ये रियल लाइफ है। हमें शांति से कुछ सोचना चाहिए। सब हमारे घर चलो। सब आरती के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। रात भर आधी नींद और बिल्कुल ना चल रहे दिमाग के साथ सब सॉल्यूशन सोचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता।
इसी तरह सुबह हो जाती है। ऐसे कोई भी उपाय नहीं निकलेगा। सब पूरी रात के थके हुए हैं। घर जाओ, थोड़ा आराम कर, फ्रेश होकर फिर आ जाना, उसके बाद सोचते हैं कुछ। डरे सहमे लोग जैसे ही अपने घर जाने लगते हैं, तभी विकास को उस घर में कोई हरकत नजर आती है, जिस पर वो किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप वहां पहुंच जाता है और कुछ देर बाद घर आकर सबको दोबारा इकट्ठा कर उस घर के पीछे वाले खिड़की पर ले जाता है। विकास, क्या खेल लगा रखा है? ये कोई मजाक नहीं है। वही तो, मजाक नहीं, बहुत बड़ा मजाक है। अंदर देखो। जैसे ही सब उस खिड़की से अंदर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मूवी की शूटिंग!